गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है अर्थात भ्रूण कोश का विकास होता है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अर्थात मादा युग्मकोद्भिद जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों ही क्रिया के बारे में आपको बताया जा चुका है और आपको यह भी बताया गया कि जब मादा युग्मकोद्भिद जनन की क्रिया होती है तो उसमें भ्रूण कोश का विकास होता है। भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं और जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोश की और 8 केंद्रक युक्त संरचना होता है। आपको बताया गया है ना। तो आज इसी भ्रूण कोश की संरचना का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से भ्रूण कोश की संरचना होती। ये 3 नंबर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न आता है कि एक 7 केंद्रकी और 8 कोशिकी संरचना वाले भ्रूण कोश की संरचना को बताइए, या फिर आता है कि वह उसकी संरचना का वर्णन कीजिए जिसमें 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है ना। या फिर यह आता है कि सिद्ध कीजिए कि भ्रूण कोश जो है 7 केंद्र की और 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना वाला होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आज पढ़ना है हमको भ्रूण कोश की संरचना। ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेल। तो इस प्रकार से हमको भ्रूण कोश की संरचना देखनी, ठीक है। तो सब जानते हो कि जो भ्रूण कोश होता है ना, भ्रूण कोश होता है उसका विकास गुरु बीजाणु से होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और जब भी क्या हो जाती है भ्रूण कोश की संरचना आई तो आपको लिखना है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट आपको मैं बताई थी, मतलब पिछले क्लास के वीडियो में मैं आपको बताई थी कि जो भ्रूण कोश होता है उसका विकास गुरु बीजाणु से होता है। मतलब 4 गुरु, देखो जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं करके बताई थी ना, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु इनएक्टिव होते हैं और 1 ही गुरु बीजाणु एक्टिव होता है। और इसी गुरु बीजाणु में मादा युग्मकोद्भिद जनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आपको बताई थी कि वह क्या होता है न्यूसेलस के अधिकांश भागों में फैल जाता है, फिर उसमें 2 समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों के बीच में रिक्तिका आती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक माइक्रोपाइलर क्षेत्र में चला जाता है और एक चलाजल क्षेत्र में चला जाता है। और दोनों में क्या होती है 2-2 बार समसूत्री विभाजन होती है तो 4-4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ऐसा आपको मैं बताई थी। और इस प्रकार से एक भ्रूण कोश के अंदर में 8 केंद्रक होते हैं, ऐसा आपको बताई थी, है ना। लेकिन वो उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और कैसे होती है वो भी आपको बता चुकी हूँ। तो यही आपको लिखना है कि भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। क्लियर? किससे होता है? गुरु बीजाणु से होता है तथा यह 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना तथा इसमें 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती। क्लियर है ना। भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है तथा इसमें 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। चलिए पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। है ना। इस प्रकार से भ्रूण कोश न्यूसेलस के अंदर में अंडाकार संरचना में होता है और माइक्रोपाइलर क्षेत्र में होता है और भ्रूण न्यूसेलस के अधिकांश भागों में फैला होता है। चलिए, तो एक जो भ्रूण कोश होता है उसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है।
आता है ना सबको बनाना। हमने बीजांड के अंदर भी ऐसी संरचना बनाई थी, और जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास हुआ तो भी इसी संरचना को बनाए थे, है ना। तो यही मादा युग्मकोद्भिद होता है, यही भ्रूण कोश होता है, ठीक है, जिसका विकास लघु बीजाणु से होता है, और यह 8 केंद्र की और 7 कोशिकी वाला संरचना होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, उतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। आप देखते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है ना। तो सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है, ठीक है, गुरु बीजाणु की सक्रियता के कारण क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और भ्रूण कोश में क्या होते हैं, मध्य में देखो, सबसे पहले आपको बताई थी कि भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक होते हैं, जिनके मध्य रिक्तिका आ जाने से दोनों केंद्रक चलाचल क्षेत्र और माइक्रोपाइलर क्षेत्र में चले जाते हैं, और 2 बार समसूत्री विभाजन करके 4 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है, ठीक है, 4 केंद्रकों का निर्माण करते हैं, अर्थात चलाचल क्षेत्र में, ठीक है, ये हमारा चलाचल एरिया है, मैं लिख देती हूँ, है ना, ये हमारा चलाचल एरिया है, और ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर एरिया है। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना, ये माइक्रोपाइलर एरिया है, ठीक है। तो चलाचल क्षेत्र में क्या होते हैं, 4 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है संरचना में कि भ्रूण कोश में 8 केंद्र, भ्रूण कोश के चलाचल क्षेत्र में 4 केंद्रक व माइक्रोपाइलर क्षेत्र में 4 केंद्रक पाया जाता है, पर ठीक है, लेकिन चलाचल क्षेत्र के 4 केंद्रकों में से 1 केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ जाता है, ठीक है। देखो 4 में से 1 केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो भ्रूण कोश में चलाचल क्षेत्र में 4 केंद्रक रहते हैं, जिसमें से 1 केंद्रक जो है भ्रूण कोश के मध्य में आ जाता है, और चलाचल क्षेत्र में 3 केंद्रक जो है 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसे एंटीपोडल्स कोशिकाएं कहते हैं, जिसे एंटीपोडल्स सेल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार माइक्रोपाइलर क्षेत्र में भी 4 केंद्रक रहते हैं, जिसमें से 1 केंद्रक क्या हो जाता है, भ्रूण कोश के मध्य भाग में चला जाता है, ठीक है। 4 में से 1 केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य भाग में चला जाता है, और इस प्रकार माइक्रोपाइलर क्षेत्र में 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसमें से नीचे की 2 कोशिकाओं को ऑक्सिलरी मतलब सखी कोशिका कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी सेल, और बीच की कोशिका को एक सेल कहते हैं। इतना सबको पहले से पता है क्योंकि पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार माइक्रोपाइलर क्षेत्र के 4 केंद्रक में से 1 केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में चला जाता है, और 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जिसमें से नीचे की 2 कोशिकाओं को ऑक्सिलरी कोशिका और ऊपर की 1 कोशिका जो बीच में रहती है ना, उसको अंड कोशिका कहते हैं। उसके बाद भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित दोनों केंद्रक, जो एक इधर से और एक इधर से आया है ना, भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, और संयुग्मित होकर एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम पोलर सेल कहते हैं, अर्थात ध्रुवी कोशिका कहते हैं, ठीक है। पोलर सेल या फिर सेंट्रल सेल कहते हैं, ध्रुवी कोशिका कहते हैं। और इस प्रकार एक भ्रूण कोश के अंदर में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है। क्लियर, सीधा हो गया ना, ठीक है। और जब भ्रूण कोश परिपक्व होता है, ठीक है, जब भ्रूण कोश परिपक्व होता है, तो ये जो पोलर कोशिका के 2 केंद्रक है वो आपस में क्या हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, ठीक है। जब भ्रूण कोश परिपक्व होता है तो ये जो पोलर सेल के 2 केंद्रक होते हैं वो आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, ठीक है, और एक द्विकेंद्र की संरचना बना लेते हैं, ठीक है, या द्विकेंद्र की कोशिका बना लेते हैं। मतलब होता क्या है, जब ये परिपक्व होगा तो ये आपस में संयुग्मित हो जाएंगे, और संयुग्मित होकर के इस प्रकार से द्विकेंद्र की संरचना बना लेते हैं। तो अब देखो भ्रूण कोश में ये 7 कोशिका हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन केंद्रक कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भ्रूण कोश परिपक्व होता है तो दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, और संयुग्मित होकर एक कोशिका बना लेते हैं,
ठीक है, जिसे पोलर कोशिका कहते हैं। ठीक है, और सॉरी, एक द्विगुणित केंद्रक, द्विगुणित केंद्रक मतलब वो एक केंद्रक होता है लेकिन वो मतलब उसमें दो ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्विगुणित केंद्रक। तो इस प्रकार से भ्रूण कोश में कितने द्विगुणित केंद्रक होते हैं? तो भ्रूण कोश में एक द्विगुणित केंद्रक होता है जो भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित रहता है। ठीक है, एक द्विगुणित केंद्रक होता है जो भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित रहता है, और इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो अगुणित केंद्रक होता है। ठीक है, मतलब वो सिंगल उसका किसी के साथ संयुग्मन नहीं हुआ रहता, इसलिए उसको अगुणित केंद्रक कहते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में संयुग्मित हो जा रहे थे, इसलिए उसको द्विगुणित केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो 8 केंद्रक वाली व्यवस्था हो गई, 7 कोश की व्यवस्था हो गई। और जब भ्रूण कोश परिपक्व होता है तो इसमें देखो, जब परिपक्व होता है तो ये दोनों आपस में संयुग्मित हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दोनों आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। तो अब देखो, भ्रूण कोश में परिपक्व अवस्था में कितने केंद्रक है? 7 कोशिका है, हमको पता है, लेकिन कितने केंद्रक है? तो 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी अवस्था में? परिपक्व अवस्था में। इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। परिपक्व अवस्था के पहले भ्रूण कोश में 7 कोश की और 8 केंद्र की व्यवस्था होती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो ये दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण इसमें क्या होता है? 6 अगुणित केंद्रक होते हैं। मतलब ये अगुणित केंद्रक है जिनका किसी के साथ संयुग्मन नहीं हुआ है। ठीक है, और ये द्विगुणित केंद्रक है क्योंकि इसका दो केंद्रक आपस में क्या कर लिए हैं? संयुग्मित हो गया। तो इस प्रकार परिपक्व अवस्था में भ्रूण कोश में 7 केंद्र की और 7 कोश की अवस्था पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भ्रूण कोश में 7 कोश की और 7 केंद्र की अवस्था कब आती है? तो परिपक्व अवस्था में आती है। इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, कि परिपक्व अवस्था में भ्रूण कोश में 7 कोश की और 7 केंद्र की अवस्था पाई जाती है, लेकिन परिपक्व अवस्था के पहले भ्रूण कोश में 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। क्लियर? तो और यह भी क्वेश्चन आता है कि भ्रूण कोश में कितने द्विगुणित केंद्रक और कितने अगुणित केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये जो एंटीपोडल कोशिका में जो केंद्रक रहते हैं वो अगुणित केंद्रक रहते हैं, और ये जो ऑक्सिलरी सेल और एक सेल है उसमें जो केंद्रक रहते हैं वो अगुणित केंद्रक रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 अगुणित केंद्रक है और यहाँ पे 3 अगुणित केंद्रक है। तो टोटल अगुणित केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, और बीच में एक द्विगुणित केंद्रक होता है। देखो, तो यहाँ अगुणित को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगुणित को स्मॉल n से। तो ऊपर में 3 अगुणित कोशिका होती है। ठीक है, 3 अगुणित कोशिका होती है और नीचे में 3 अगुणित कोशिका। तो टोटल कितने हो गए? 6 अगुणित कोशिका, 6 अगुणित केंद्रक हो गए ना। और बीच में क्या होता है? एक द्विगुणित केंद्रक होता है। ठीक है, मध्य में एक द्विगुणित केंद्रक होता है। द्विगुणित को 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कितने कोशिका हो जाते हैं? 7 कोशिका। और कितने केंद्रक हो जाते हैं? तो 7 केंद्रक होते हैं परिपक्व अवस्था में। तो इस चीज को याद रखेंगे कि भ्रूण कोश में परिपक्व अवस्था में 6 अगुणित केंद्रक होते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे की ओर, और एक द्विगुणित केंद्रक होता है जो भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्लियरली आपको बता देती हूँ कि भ्रूण कोश की संरचना कैसे लिखनी है। तो ये आपको भ्रूण कोश की संरचना कंप्लीट हुई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेल। देखिए, भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु की सक्रियता से होता है। ठीक है, भ्रूण कोश में 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है जो निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, देखो, भ्रूण कोश के माइक्रोपाइलर क्षेत्र और चलाचल क्षेत्र में 4 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों क्षेत्रों में से एक केंद्रक, ठीक है, दोनों क्षेत्रों में से एक केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ जाता है। तो इस प्रकार चलाचल क्षेत्र में 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसे एंटीपोडल कोशिका, और माइक्रोपाइलर क्षेत्र में भी 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसमें किनारे के 2 कोशिकाओं को हम, या नीचे की 2 कोशिकाओं को हम ऑक्सिलरी कोशिका, और बीच की जो कोशिका होती है उसको अंड कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद भ्रूण कोश के मध्य भाग में उपस्थित दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित होकर एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसे पोलर सेल या फिर न्यूक्लियस सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भ्रूण कोश, और इस प्रकार भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। लेकिन जब भ्रूण कोश परिपक्व हो जाता है तो
भ्रूणकोश परिपक्व हो जाता है तो बीच के दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित होकर एक द्विगुणित कोशिका बना लेते हैं, द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, द्विगुणित केंद्रक मतलब दो केंद्रक एक केंद्रक में बदल जाता है। तो इस प्रकार जब परिपक्व अवस्था में भ्रूणकोश के अंदर 7 कोश की और 7 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। तो ये हो गया भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भ्रूणकोश के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो से, ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो से भ्रूणकोश कितने प्रकार का होता है? तो भ्रूणकोश जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोस्पोरी, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश। ठीक है, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश, मोनो मतलब एक, स्पोर मतलब गुरु बीजाणु, ठीक है, और भ्रूणकोश मतलब ये। तो मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश क्या होता है? तो हमने देखा कि भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, बताया गया ना आपको कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु बचता है और उसी 1 गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो जब भ्रूणकोश का निर्माण 1 गुरु बीजाणु से होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश। क्लियर? चलिए दूसरा, ठीक है। अब बाई मतलब 2। तो जब भ्रूणकोश का विकास कितने गुरु बीजाणु से होता है? 2 गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, मतलब 1 गुरु बीजाणु के 2 केंद्रकों से होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। ठीक है, रहने के लिए 1 ही गुरु बीजाणु रहेगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि 3 नष्ट हो जाते तो हमको और 2 कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसलिए भ्रूणकोश का विकास 1 ही गुरु बीजाणु से होता है, लेकिन भ्रूणकोश के जो केंद्रक होते हैं ना, गुरु बीजाणु के जो केंद्रक होते हैं उसमें समसूत्रीय विभाजन हो जाता है, अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है, और अर्धसूत्रीय विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक फिर क्या करते हैं? आपस में मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। तो ऐसे भ्रूणकोश को हम बोलते हैं बाईस्पोरिक भ्रूणकोश। अर्थात जब 1 गुरु बीजाणु के अंदर उपस्थित केंद्रक का अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है, जिससे 2 केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक आपस में संयुग्मित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। तो ऐसे भ्रूणकोश को बाईस्पोरिक भ्रूणकोश कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। ठीक है, टेट्रा मतलब 4। तो टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश क्या है? तो टेट्रा मतलब अब जो भ्रूणकोश का निर्माण हुआ है वो कितने केंद्रकों के मिलने से हुआ है? 4 केंद्रकों के मिलने से हुआ। देखो 1 गुरु बीजाणु रहता है, 1 गुरु बीजाणु के अंदर 1 केंद्रक रहते हैं। वो केंद्रक सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन करते हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन से 2 केंद्रक बनाते हैं, जिससे बाईस्पोरिक बनता है। और ठीक उसी प्रकार दोनों फिर से जब दोनों केंद्रक समसूत्रीय विभाजन कर लेते हैं तो 1 केंद्रक से फिर 2, 1 केंद्रक से फिर 2, मतलब 4 केंद्रक बनते हैं। तो जब वहां पे क्या होता है? कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होने से चारों केंद्रक अलग अलग नहीं हो पाते। तो इस प्रकार कोशिका द्रव्य में चारों केंद्रक एक साथ रह जाते हैं। तो जब चारों केंद्रकों द्वारा क्या होता है? भ्रूणकोश मतलब चारों केंद्रकों के आपस में संयुग्मित होने के बाद जब उससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो ऐसे भ्रूणकोश को हम टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 प्रकार था और इस प्रकार से हमारा भ्रूणकोश की संरचना कंप्लीट हुई। तो भ्रूणकोश की संरचना बनानी आनी चाहिए। कैसे? उसमें 7 केंद्र की और 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है, उसको भी बनाना चाहिए। और कब उसमें 7 कोश की और 7 केंद्र की अवस्था आती है उसको भी आपको याद रखना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, भ्रूणकोश से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको तुरंत रेडी कर लेंगे और इसकी संरचना को एक बार चित्र देखकर बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ लिया। नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से हुआ था और मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु बीजाणु से हुआ था। ठीक है, लघु बीजाणु से जो संरचना बनी थी है ना, जिसको हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, उसको परागकण है ना, परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं और भ्रूणकोश को ही मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ना है नर युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं? परागकण को बोलते हैं। क्लियर?
और मादा युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो मादा युग्मकोद्भिद, और मादा युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं? भ्रूण कोश। इस चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, पुष्प का नर भाग पुंगांग होता है, ठीक है। मादा का पुष्प का मादा भाग जयांग होता है, क्लियर हो गया। उसके बाद पुंगांग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है? पुंकेसर के एंथर में परागकण का विकास होता है, और क्या होती है? बीजांड के न्यूसेलस में भ्रूणकोश का विकास होता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद का कार्य करता है, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करता है। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना। चलिए देखते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण और भ्रूणकोश में क्या अंतर है, यहाँ पे हमको वो देखना है। क्लियर हो गया ना? तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से होता है, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से होता है, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु बीजाणु से होता है, गुरु बीजाणु से होता है। अभी हमने देखा ना, ठीक है। और उसके पहले हमने इसको भी देख चुका है कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में परागकण बनता है कैसे, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से होता है, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु बीजाणु से होता है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही परागकण का विकास हो जाता है, वो पुंकेसर से बाहर निकल के, मतलब परागकोश से बाहर निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और परागनलिका का विकास करता है। ऐसा मैं आपको पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि नर युग्मकोद्भिद विकसित होने के बाद परागकोश से बाहर निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। क्लियर? समझ में आया? नर युग्मकोद्भिद विकसित होने के बाद या परागकण विकसित होने के बाद पुष्प के परागकोश से बाहर निकल के, है ना, परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद विकसित होने के बाद भी क्या होता है? अपने ही स्थान पर स्थित रहता है। क्लियर हो गया? वो स्थान को छोड़ के नहीं जाता। समझ में आई ना कि नर युग्मकोद्भिद विकसित होने के बाद क्या होता है? परागण की क्रिया द्वारा परागकोश से बाहर निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद अपने ही स्थान, विकसित होने के बाद अपने ही स्थान पे स्थित रहता है। क्लियर? चलिए, तो ये अपना स्थान छोड़ देता है ना, मतलब बाहर चला जाता है, अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन ये अपने स्थान पर स्थित रहता है। और अगला अंतर देखते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो निषेचन के पूर्व और निषेचन के बाद होते रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि नर युग्मकोद्भिद निषेचन के पूर्व और निषेचन के पश्चात विकसित होते रहता है, ठीक है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद जो होता है उसका विकास निषेचन के पहले ही पूर्ण हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? नर युग्मकोद्भिद का विकास निषेचन के पूर्व तथा निषेचन के पश्चात होता है, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद का विकास निषेचन के पूर्व कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग का नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर हुआ, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे और नेक्स्ट में हम फिर पढ़ेंगे परागण की क्रिया। समझ में आई? परागण की क्रिया। चलिए, अब यहीं पे इसका वर्णन हुआ है, तो अब मैं आपको परागण बता देती हूँ, ठीक है। फिर आगे हम सीधा इसका प्रकार पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे हमको पढ़ना है परागण। तो जब नर युग्मकोद्भिद और मादा आपको मैं बताई थी, है ना, कि हमको इस चैप्टर में 4 अवस्था पढ़नी है। कौन कौन सी? एक युग्मक जनन, जिसमें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा बताई थी, उसके बाद जब निर्माण हो जाएगा तो हम परागण पढ़ेंगे, परागण के बाद निषेचन पढ़ेंगे और निषेचन के बाद फिर भ्रूणी परिवर्तन। 4 प्रक्रियाओं का इस पूरे पाठ में अध्ययन करना है। तो हमने उसमें से एक प्रक्रिया पढ़ डाली, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद मतलब युग्मक जनन की क्रिया को हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है दूसरा परागण, फिर निषेचन पढ़ेंगे, फिर भ्रूणी परिवर्तन पढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक परागण, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन।
देखिए परागण में होता क्या है, जब पुष्प में नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है, परागकण का विकास हो जाता है, तो अभी मैंने बताया कि अपने स्थान को छोड़ के बाहर निकल जाता है और वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, जहां पर वो वर्तिकाग्र के सक्रिय पदार्थों को शोषित करता है। ऐसा आपको पढ़ा चुकी हूँ ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण का विकास हो जाता है तो वह पुष्प के परागकोश से, ठीक है, या परागकोश से बाहर निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं ना, और ये हमारा क्या हो गया, परागकोश हो गया, ठीक है। और आपको परागकोश का स्फुटन और कैसे परागकण बाहर निकलते ये भी बताई थी कि स्टोमियम द्वारा परागकण बाहर निकलता है ना। तो देखिए जब परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है, परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण क्या हो जाते हैं, परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो परागकोश बाहर निकलते हैं वो कहाँ जाता है, तो बहुत सारे परागकण बाहर निकलते हैं, जिसमें से कोई एक ही परागकण क्या हो जाता है, वर्तिकाग्र पर चला जाता है, ठीक है। तो वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण, ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि परिपक्व परागकोश के स्फुटन से, ठीक है। परिपक्व, देखो स्फुटन कब होता है, जब परागकोश परिपक्व होगा, ठीक है। तो परिपक्व परागकोश के स्फुटन के बाद, ठीक है, परिपक्व परागकोश के स्फुटन से बाहर निकले परागकणों का, ठीक है, बाहर निकले परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। क्लियर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परागकणों का परागकोश से बाहर निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। समझ में आ गया। चलिए अब परागण कितने प्रकार का होता है, तो देखिए परागण जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण, ठीक है। परागण दो प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार पहले आपको देख लेते हैं, इंग्लिश में आप लोग देख लेना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे स्वपरागण और परपरागण क्या है, क्योंकि इसमें अंतर आता है। तो स्वपरागण मतलब होता क्या है कि जब परागकण पुष्प के पुंकेसर से परागकोश से बाहर निकलकर, है ना, जब परागकण परागकोश से बाहर निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते जिस पुष्प से परागकण बाहर निकल रहा है, ठीक है। समझ में आ सबको। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं जिस पुष्प के परागकोश से वो बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्लियर हो गया। तो क्या बोला जाता है कि जब परागकण परागकोश से बाहर निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब परागकण परागकोश से बाहर निकलने के बाद किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको परपरागण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम स्वपरागण और परपरागण को अच्छे से पढ़ेंगे।